दोस्तों, अग्निवीर जो इंडियन आर्मी का नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। मीडिया पे पूरा प्रॉपर उसके बारे में बताया जा रहा है। तो फाइनली आज उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम आज शुरू करते हैं नोटिफिकेशन की सारी बातें, वन टू वन डिटेल से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर का रैली जो होगी, जो कि रैली निकलती है, उसके इसका नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसमें देखिए कई चीज़ें दी हुई हैं, कई कैटेगरीज है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास एज पर द ARO रैली शेड्यूल। तो ये कैटेगरीज हैं। अब इसमें हम सारी चीज़ें कौन सी पोस्ट है और कितनी सीट है, क्या है और क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी, सैलरी, क्या सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, इसमें सैलरी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन अभी भी है लोगों को। इसमें लिखा है लीव एनुअल। पहले तो छुट्टी की बात कर लेते हैं। नौकरी करने से पहले छुट्टी लोगों को जान लेना चाहिए। साल भर में एनुअल लीव अप टू 30 डेज पर ईयर, एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। मतलब आप समझ लो 12 महीने में 1 महीने तक की छुट्टी आपको मैक्सिमम मिल सकती है। मैंडेटरी नहीं है, वो अप्रूव करेंगे, कोई वैलिड रीज़न होगा तभी आप छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद पेमेंट क्या होगी, पे, अलाउंसेस एंड एलाइड बेनिफिट्स। अब देखिए, पहले साल के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस जो आर्मी के मिलते हैं वर्दी का और इन सब चीज़ों का, वो अलग होगा। बट 30,000 रुपये इन्होंने फर्स्ट ईयर के लिए दिखाया है, सेकेंड ईयर के लिए 35,000 और ईयर 3 के लिए 36,500, ईयर 4 के लिए 40,000। अब देखिए, इसके बारे में पूरा समझा देता हूँ। कितना इन हैंड मिलेगा, कितना आपका कॉर्पस फंड में या पेंशन में जमा होगा। 30,000 रुपये जो लिखा हुआ है, इसमें फिक्स 30% वो आपका कटेगा, आपका पेंशन में जमा होगा, या उसको आर्मी कॉर्पस फंड भी बोल सकते हैं या सेवानिधि भी बोल सकते हैं। तो 30,000 का 30% मतलब 9,000 रुपये आपकी सैलरी से कट के वो हर महीने जमा होगा आपके फंड में या आपकी पेंशन में। पेंशन ही है वो, एक मुफ्त फंड मिल जाएगा आपको जो 11.5-12 लाख के आसपास है। वो भरे वैसे बता दे रहा हूँ। 30,000 में से 9,000 आपके उसमें जमा होते रहेंगे हर महीने पहले साल तक। दूसरे साल वो 33,000 का 30% हो जाएगा, तो वो करीब करीब आपका 10,000 हो जाएगा। तो अब पहले साल का पहले देखते हैं। 30,000 में 9,000 आपका कट गया, वो आपके फंड में जमा होगा, आपको मिला 21,000। बट एक चीज़ और यहाँ पे बेनिफिट है, जो 9,000 आपके कटे हैं प्लस 9,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगी आपको। तो पहले साल आपका 30,000 नहीं 39,000 आपका खर्चा लगभग पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके लिए 39,000 रुपीज़ हर महीने खर्च करेगी कम से कम, जिसमें से 9,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, 9,000 आपकी 30,000 में से 18,000 रुपये हर महीने, पहले साल के हर महीने आपके 18,000 रुपये आर्मी कॉर्पस फंड में जमा होंगे और 21,000 रुपये हर महीने आपको इन हैंड मिलेंगे। दूसरे साल 33,000 में से 10,000 रुपये आपके हर महीने इस 33 में से कटेंगे, बचे 23 और 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगी। तो 20,000 रुपये हर महीने आपके फंड में जाएंगे, 23,000 रुपये हर महीने आपकी सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें 4 साल तक जोड़ के जैसे 36,500 हुआ तीसरे साल, फिर 40,000 हुआ, इसका 30% आपके PF में आपके फंड में जाएगा और उतना ही पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें आपका ऐड करेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल का भी जो इंटरेस्ट होगा इस दौरान, पहले साल के तो लगभग 4 साल का ब्याज जुड़ेगा, तो वो ये सारा विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के लगभग 10 लाख पड़ रहा है। ब्याज वगैरह जोड़ के 11 लाख या 11,80,000 ऐसे कुछ आसपास पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है, फ्रॉम द एबव पैकेज 30% विल बी कंपल्सरी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन कॉर्पस। ठीक है, लिखा है कि 30% अनिवार्य रूप से कॉर्पस में इस पैकेज में से जमा होगा, विच विल बी मैच्ड बाय द GOI, जो कि उतना ही पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी मिलाया जाएगा। बैलेंस अमाउंट लेस द कॉर्पस कंट्रीब्यूशन विल बी इन हैंड कंपोनेंट। तो इन हैंड आपका वही 30,000 जैसे फर्स्ट ईयर था, 21,000 इन हैंड मिलेगा, 9,000 आपका जुड़ेगा फंड में इससे कट के, और 9,000 गवर्नमेंट देगी, 18,000 रुपये महीने। अब ये सैलरी आपको समझ में आ गई। ये सेवानिधि पैकेज, ये टोटल 10.0 लाख 10,04,000 रुपये ये बनेंगे टोटल, और 5,02,000 आपसे कटेंगे, 5,02,000 गवर्नमेंट देगी, तो 10,04,000 बने। और जो इंटरेस्ट है वो जोड़ के लगभग 11.5
के आसपास आपके 12 के आसपास, 12 से कम ही बनेगा, 11.5 से अधिक, 12 से कम आपके बनेंगे। ठीक है। अब उसके बाद अलाउंसेज में दिया हुआ है अग्निवीर पे इस कंपोजिट पैकेज ही विल नॉट एनी डीएनएस, कोई डीए नहीं मिलेगा, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता नहीं मिलना है, मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलना है, और ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क एंड हार्डशिप राशन ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस। तो ड्रेस का अलाउंस, जो वर्दी का अलाउंस होता है, यात्रा का जो भत्ता होता है, राशन का भत्ता, रिस्क और हार्डशिप का अलाउंस, ये सब मिलेगा। ठीक है। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड नहीं किया है कितना मिलना है, वो डिसाइड किया जाएगा। और दूसरा, अग्निवीर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। आर्म फोर्सेस का जो अभी तक पर्सनल प्रोविडेंट फंड होता था, उसमें उनको वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था अपनी सैलरी से, लेकिन चूँकि अग्निवीर का अलग सिस्टम है तो उनको उसमें फंड में नहीं देना है, इनका अपना सेवानिधि बनता है, सेवानिधि फंड बनता जाता है। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या है, अग्निवीर को 48 लाख रुपए का जो है लाइफ इंश्योरेंस, नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस, मतलब आपसे कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा आपकी सैलरी से, वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। 48 लाख रुपए का आपका बीमा होगा, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। ठीक है। और जैसे मृत्यु होने पे या कोई कैजुअलिटी, शहादत होने पे, शहीद होने पे 48 लाख रुपए तो आपका इंश्योर्ड रहेगा, वो मिलना है। प्लस आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो देती है वो अलग देंगे। और अगर 4 साल आपने जॉब कर ली, कुछ नहीं हुआ, तो ये इंश्योरेंस आपका 4 साल बाद अपने आप ये वाइड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब ये टर्मिनेशन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्मिनेशन हर एक जॉब में अपना उसका रूल होता है। 4 ईयर्स में सेवानिधि अग्निवीर स्किल, हाँ वो 4 ईयर बेनिफिट क्या, सेवानिधि पैकेज जो भाई आपको एक मुफ्त फंड मिल जाता है वो मिलेगा। एक दूसरा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, कुशलता प्रमाण पत्र अग्निवीर नाम से, आपको अग्निवीर, आपके नाम के आगे अग्निवीर लग जाएगा। जैसे अग्निवीर दीपक पांडे, इसमें ऐसे ही सर्टिफिकेट होता है, दिस इज सर्टिफाइड है कि आपने 4 साल का अग्निवीर का सर्विस टर्म कंप्लीट किया है, तो आपको अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद तीसरा है 12th का सर्टिफिकेट देंगे। जैसे आप 10वीं पास करके आप अगर जाते हैं, 4 साल काम करते हैं, उसके बाद अगर आप 25% में नहीं आते, मतलब आपको 25% आप उसमें रेगुलराइज नहीं होते, अगर आप निकल जाते हो तो भी आपको 12th का एक सर्टिफिकेट, 12th का नहीं इक्विवेलेंट आप मान सकते हो, वो आपको दिया जाएगा, जो 12th के समकक्ष ही माना जाएगा। अब उसके बारे में भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस स्ट्रीम में देंगे, तो बेसिकली आपका जो 10th का स्ट्रीम होगा उससे रिलेटेड हो सकता है, कुछ आर्मी से रिलेटेड। एक चीज़ और, हाँ ये जो रेगुलराइज करने वाली बात है, वैकेंसीज़ कितनी, वैकेंसीज़ 46,000 है, 46,000 पहली भर्ती के लिए। उसमें से 25% नहीं, अप टू 25% उन्होंने बोला है। पूरा आप अगर देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अप टू 25% वो आर्मी में रेगुलराइज कर लेंगे उनको, मतलब उनको जैसे फौजी होते हैं उस तरह से कर लेंगे, उनका पेंशन वगैरह सब बनने लगेगा, 15 साल की सर्विस हो जाएगी कम से कम, तो वो अप टू 25% हो सकता है, 18% ले, 20% ले, लेकिन मैक्सिमम 25% से अधिक को वो परमानेंट नहीं करेंगे। अप टू 25% में मतलब ये नहीं फिक्स है कि 46,000 में से 25% को लेंगे ही लेंगे, हो सकता है 22% को भी लें। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मोर देन 75% वो रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, इतना क्लियर है। और अप टू 25% या अधिकतम 25% वो जो है परमानेंट हो जाएंगे आर्मी में। अब देखिए कैटेगरीज में क्या है, कई कैटेगरीज में है, टोटल कितनी कैटेगरीज है, 6 तरह के पद हैं इसमें, 6 पोस्ट हैं। एक अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, ठीक है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, इसमें क्या है 10th मांगा हुआ है विद 45, 10th इसमें रिक्वायरमेंट है, विद 45% मार्क्स इन एग्री, टोटल 45% से अधिक होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम ना हो, ग्रेस ना लगा हो। ठीक है, तो मतलब सभी में आप ठीक ठाक पास हो, 33% से अधिक ही मतलब पास हो, विदाउट ग्रेस आप पास हो, और 45% से अधिक टोटल में हो, और एज आपका जो है 17.5 से 23 साल, सभी कैटेगरीज में यही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जहाँ पे ग्रेड पॉइंट है वो डी ग्रेड, मिनिमम डी ग्रेड तक होना चाहिए परसेंटेज। अगर मोस्टली अब तो 10th में ग्रेड सिस्टम है, तो डी ग्रेड से नीचे ना हो। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, 45% से अधिक हो, एग्रीगेट C2 ग्रेड में हो टोटल में, और सब्जेक्ट वाइज डी ग्रेड से ऊपर ही हो। ठीक है, अब दूसरा है अग्निवीर टेक्निकल। अब टेक्निकल में जाहिर सी बात है कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट आएंगे। अब टेक्निकल वाले पोस्ट में
12वीं 10+2 ही अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल वाले नहीं, 12वीं वाले अप्लाई करेंगे। और जो कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब साइंस 12th में मैथ का स्ट्रीम होना चाहिए, 12वीं का बायो ना हो, मैथ्स का स्ट्रीम हो, तो मैथ्स की स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, साइंस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब 50% मार्क्स टोटल होना चाहिए 12वीं में, कम से कम 50% मार्क्स हो, और कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स हो। एज इसमें भी 17.5 से 23। तीसरा अग्निवीर टेक्निकल है, इसमें भी सेम वही एविएशन एंड एमिनेशन एग्जामिनर, ठीक है, तो इसमें भी सेम वही आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क है और स्लैश स्टोर कीपर टेक्निकल, ये भी टेक्निकल पोस्ट रहेगी, इसमें भी 12वीं होनी चाहिए आपकी, और किसी भी स्ट्रीम में हो, इसमें मैंडेटरी नहीं है। टेक्निकल स्टोर कीपर टेक्निकल है, अग्निवीर क्लर्क है, तो इसमें आपका साइंस या मैथ मैंडेटरी नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन 60% मार्क्स से अधिक होना चाहिए आपका, और हर सब्जेक्ट में 50% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। खासकर इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, इन सब सब्जेक्ट्स में मैंडेटरी है, तो इसमें जो है आपका 60% टोटल होना चाहिए, 50% कम से कम हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब अग्निवीर ट्रेड्समैन आर्ट आर्म्स 10th पास, इसमें 2 कैटेगरी है, एक 10वीं पास मांगा है, एक 8वीं पास। तो 10वीं पास में सिंपल 10वीं पास, और सिंपल 33% हर सब्जेक्ट में होगा तभी पास होगा, और 8वीं वाले में भी सिंपल 8वीं पास मांगा है, कम से कम 33% सभी सब्जेक्ट में, और ओवरऑल भी 33% के पास कम से कम। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो है एलिजिबल सभी होंगे ट्रेड्समैन में। अब आगे देखते हैं अपर एज लिमिट, पहले 31 साल थी, अब 23 साल कर दी गई है एज अ वन टाइम मेजरमेंट, जो पहली भर्ती होगी उसके लिए। उसके बाद देखते हैं हाइट एंड वेट, ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी, नीचे दिया हुआ है। अब देखिए फिजिकल फिटनेस जो रैली होगी, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको, ठीक है, 1.6 किलोमीटर लगभग 1 मील होता है, तो उतनी दौड़ आपको 1 मील की करनी है। ग्रुप 1 में 5 मिनट 30 सेकंड में आप अगर 1.6 किलोमीटर रन करते हैं तो 60 मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप 2 में 5 मिनट 31वें सेकंड से 5 मिनट 45वें सेकंड तक अगर आप करते हैं तो 48 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक कंप्लीट कर ले जाते हैं 60 मिलेंगे। अगर 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा समय आप लगाते हैं 1.6 किलोमीटर दौड़ने में, ठीक है, तो आपको केवल 48 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन था, और यूट्यूब पे भी यूट्यूबर्स भी गलत इसको बता रहे हैं, सही ज़्यादातर लोग सही बता नहीं पा रहे हैं। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ ले जाते हैं, पूरी कर ले जाते हैं 1.6 किलोमीटर रन, तो 60 नंबर मिलेंगे आपको रैली में दौड़ के लिए। अगर 5 मिनट 30 सेकंड से एक भी सेकंड अधिक हुआ तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। और अगर 5 मिनट 45 सेकंड तक भी कंप्लीट नहीं कर पाए, 5 मिनट 46 सेकंड हुआ, तो आप रैली से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? 5 मिनट 30 सेकंड में आपने कंप्लीट कर लिया 1.6 किलोमीटर तो आपको 60 मिलेंगे मार्क्स। 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड तक किया तो 48 मिलेंगे। तो कोशिश करें आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करने, 30 सेकंड भी क्या 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें, 60 मार्क्स ले जाएँ। उसके बाद पुलअप्स है, पुलअप्स 10 पुलअप्स हैं। उसके बाद 9, 8, 7, 6 10 का 40 मार्क्स है। उसके बाद अगर 10 पुलअप्स आप कर ले जाते हैं तो इतने समय में तो 40 मार्क्स हैं। अगर आप 9 कर पाते हैं केवल तो आपको 33 मिलेंगे। 8 कर पाते हैं तो 27, 7 कर पाते हैं तो 21, 6 कर पाते हैं तो 16। तो कोशिश करिए 10 मांगा, 10 के 10 करिए। अब 9 फीट डिच, 9 फीट की कूद, आपको 9 फीट दूरी तक आपको दौड़ के छलांग लगानी है। तो ये केवल क्वालिफाई करना है, इसमें मार्किंग सिस्टम नहीं है। जिग जैग बैलेंस आपको वो जो चलना होगा वो बनाते हैं, उस पर आप बैलेंस बना के चलेंगे, ना लेफ्ट गिरेंगे ना राइट, उसको भी केवल क्वालिफाई करना है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, रिटन टेस्ट का भी प्रावधान है इसमें। देखिए आप रैली में क्वालिफाई कर लेते हैं, रनिंग वगैरह सारी चीज़ें, फिर मेडिकल में आप सारे नॉर्म्स को आप फिट होते हैं तो CEE मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, वो जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके लिए अभी डेट एंड टाइम ये सारी चीज़ें अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की हुई हैं। जुलाई से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। ये सब अक्टूबर के प्रोसेस है, अक्टूबर के आसपास आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जब इसकी डिटेल्स आएंगी तो अभी इतनी डिटेल्स है कि माइनस मार्किंग है, ये सारी चीज़ें हैं।
अब एडमिट कार्ड के बारे में दिया है फोटो 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर। तो 20 कलर फोटोग्राफ आपको लेके आपको जो है जाना है, और 3 महीने से पुराना, 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, विदिन 3 मंथ हो फ़ोटो आपकी, और फोटो में प्रॉपर हेयर कट हो, क्लीन सेव हो। सिख कैंडिडेट्स को छोड़ के उनके लिए एक्सेप्शन है रिलीजियस एंगल के कारण। अब देखिए हेयर कट, कान वगैरह आपके हेयर कट क्यों बोलता है, कान, दोनों कान दिखने चाहिए फ़ोटो में, और क्लीन सेव इसलिए कि आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपके, अगर आप 10th किए हैं तो मैट्रिक का, 12th किए तो 12th का भी आपको लेके जाना होगा वहाँ पे। और ये प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशन। अगर आपका ऑनलाइन कॉपी मिली है रिजल्ट की और ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली है तो वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, जो भी उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। और भी ये सारी चीज़ें। अब देखिए सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए आपको, डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा तहसीलदार या डीएम के द्वारा, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तहसीलदार या डीएम द्वारा चाहिए होगा। रिलीजन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा तहसीलदार या एसडीएम द्वारा। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं लिखा हुआ है तो, अगर लिखा हुआ है तो रिलीजन सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। तो कोशिश करें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते समय ही कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट दोनों एक ही पेज में बन जाता है, वही बनवा लें। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप जिस स्कूल 10th या 12th जो भी आपका कंप्लीट रहेगा वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा स्कूल का। और उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चाहिए होगा गांव के सरपंच, या फिर अगर आप शहर में रह रहे हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है इशू किया गया हो, साइन किया गया हो, वो भी उसका पूरा प्रोफार्मा इसी नोटिफिकेशन में नीचे होगा, वो आपको उसका प्रिंट निकाल के वहाँ पे आप साइन और स्टैम्प करवा सकते हैं, जो कि 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। 6 महीने से पहले का कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट एक इसमें नई चीज़ आ गई है, जो 21 साल तक एज वाले हैं, 21 साल से कम या 21 साल वाले, उनको अनमैरिड होना अनिवार्य है, क्योंकि भारत में 21 साल से पहले शादी नहीं किया जा सकता, ये ऐसा कानून है। और जो 21 के ऊपर है वो उनको अनमैरिड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैरिड हो या अनमैरिड उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस भर्ती के लिए। अब देखिए अनमैरिड सर्टिफिकेट अगर आप 21 या 21 से कम है, 21 साल से एक के दिन अगर आप अधिक हो गया आपका 1 अक्टूबर के हिसाब से एज क्राइटेरिया है इसमें, तो आपको 3 महीने अधिक टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर को अगर आप 21 साल से एक भी दिन अधिक हो गए तो आपको अनमैरिड अविवाहित प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स में ये सारी चीज़ें दी हुई, पर्सनल नंबर, रैंक, नेम एंड पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिसर। अगर आप किसी जी तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जैसे कोई SOS, EX आर्मी, इन सब से कोई रिलेशन है तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपके फादर या मदर कोई आर्मी में रहे हों, ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। NCC सर्टिफिकेट का भी है यहाँ पे, NCC सर्टिफिकेट को भी कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे, और रिपब्लिक डे परेड में जिन लोगों ने कभी पार्टिसिपेट किया होगा उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे, उसके सर्टिफिकेट बनेंगे। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा अगर आपने किसी भी नेशनल या स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के आपके स्पोर्ट्स में कुछ पार्टिसिपेट किया है, या और पार्टिसिपेट करके फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आपने एक्वायर किया है, जो कि 2 साल के से पुराना नहीं होना चाहिए, विदिन 2 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स में देखिए कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं इसमें। अपेंडिक्स सी में दिया है, जब सी तक चलेंगे तो उसको हम बताएंगे। और एक एफिडेविट 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प वो लगेगा आपका, बिना उसके आपको रैली में एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो आसानी से आप करवाने जाएंगे तो वो उनके पास पूरा पड़ा रहता है अपना क्या नाम है मैटर, उस मैटर को टाइप करके 10 रुपये के स्टैम्प पे नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है उसके कर देते हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, all original certificate photocopy duly attested pertaining to bonus marks will be accepted only during the रैली के समय ही आपको सारी चीज़ें सर्टिफिकेट ले जाएगी, तभी आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। नो सर्टिफिकेट टू इंक्लूड ऐसे सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट और एनी अदर टू क्लेम बोनस मार्क्स विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर टर्मिनेशन। रैली खत्म होने के बाद आप सर्टिफिकेट देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, रैली
के समय ही आप सारे सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। साथ में आपको एक सिंगल बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, एक पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड एक ही होता है और आधार कार्ड भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं, लेके जाना ही जाना है। उसके बाद पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा लास्ट में, सरपंच और नगर सेवक का रेजिडेंस प्रूफ, जो आपका टेम्परेरी हो या परमानेंट रेजिडेंस हो उसका प्रूफ लगेगा। ठीक है, परमानेंट या निवास प्रमाण पत्र होता है, बहुत से लोग टेम्परेरी रेजिडेंस भी दिखाते हैं, तो उसके लिए भी सरपंच या नगर सेवक, गाँव है तो सरपंच, और अगर शहरी नगरीय क्षेत्र है तो नगर सेवक का लगता है। अब देख लेते हैं बोनस मार्क क्या है। एक सर्विसमैन जो है रिलेशन सर्टिफिकेट जो बनवा के ले जाएंगे उनको 20 अंक बोनस मिलेंगे। सभी ट्रेड और सभी रैली के लिए सभी जो 6 पद हैं, 6 कैटेगरी है, उन सभी 6 में इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, सन ऑफ सर्विसमैन, आपके फादर या मदर अगर आपके आर्मी में सर्विसमैन रहे हों, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन अगर अभी भी सर्विस कर रहे हो तो, या रिटायर हो चुके हों तो भी, सन ऑफ वॉर विडो का अगर आप सन है तो, और सन ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के विडो के सन है तो भी 20 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिला के सर्विसमैन आर्मी में जो हैं या जो रिटायर हो चुके हैं सबको 20 मार्क्स मिलेंगे। उसका सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद विडो ऑफ डिफर्ड पर्सन्स हु हैव डाइड इन हार्नेस, उनको भी जो जिनकी शहादत हो गई हो उनके भी परिजनों को 20 मार्क्स बोनस मिलेंगे। वो भी सभी आल ट्रेड, सभी कैटेगरीज में, सभी 6 पदों में मिलेंगे। एनसीसी में कुछ देखना पड़ेगा। एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी में कई तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, तो जो ए सर्टिफिकेट एनसीसी धारक होंगे 5 मार्क्स बोनस, जो बी एनसीसी बी सर्टिफिकेट होंगे उनको 10 मार्क्स, वो भी एनसीसी को भी सभी ट्रेड्स में ये बोनस मार्क्स मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट वालों को केवल 15 मार्क्स बोनस मिलेंगे, वो भी केवल अग्निवीर, क्लैरिकल में और स्किल और टेक्निकल में। ठीक है, ये इसमें मिलेंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CEE, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा इनको अग्निवीर GD, अग्निवीर TDN, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो ये बेनिफिट है एनसीसी का। और जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, रिपब्लिक डे परेड में भी भाग लिए हैं, वो भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड होंगे। ठीक है, केवल किस पोस्ट के लिए, अग्निवीर, क्लैरिकल और टेक्निकल और SKT, इन तीनों कैटेगरी के लिए। और ओ लेवल वालों का, ओ लेवल जिनके पास नीलिट से है, ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट 15 मार्क्स मिलेंगे अग्निवीर, क्लैरिकल और SKT में। और ITI कोर्स जिन्होंने कर रखा है, 1 साल का कोर्स है 30 मार्क्स, तो 2 साल का कोर्स करा है तो 40 मार्क्स, और डिप्लोमा अगर किया है तो 50 मार्क्स। केवल अग्निवीर टेक्निकल में इनको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तभी आप समझ पाओगे आप किस कैटेगरी को प्रायोरिटी में आपको रखना है। अब दूसरा, स्पोर्ट्समैन हैविंग स्पोर्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट में किस खेल में आपको कितना बोनस मिलेगा। कभी आपने रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल, इंडिया क्या नाम है, भारत को आपने इंटरनेशनल लेवल पे कभी रिप्रेजेंट किया हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे। एफिलिएटेड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफ रिस्पेक्टिव स्पोर्ट, जो फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट का है उस खेल से संबंधित, उससे जो है आपको अथोराइज कराना पड़ेगा सर्टिफिकेट। दूसरा, अगर आपने किसी स्टेट को रिप्रेजेंट किया तो 15 बोनस पॉइंट, कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है तो 10 बोनस पॉइंट, और खेलो इंडिया गेम में अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल में तो 10 पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने किसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल गेम में, जैसे उत्तर प्रदेश लेवल का कोई गेम है, 75 ज़िले हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट को आपने रिप्रेजेंट किया है और कोई मेडल जीता है तो 5 बोनस पॉइंट। और स्टेट स्कूल टीम, स्टेट लेवल पे स्कूल टीम इन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन की तरफ से अगर आपने स्कूल टीम पार्टिसिपेट किया है, कोई मेडल जीता है तो 5 मार्क्स जो है आपको बोनस मिलेंगे। अब ये चीज़ें यहाँ पे, द अबव मार्क्स आर फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एंड हैज़ नो रिलेशन टू हिज परफॉर्मेंस। ये जो बोनस मिलेंगे इससे जो एंट्रेंस रिटन एग्ज़ाम होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। रिटन एग्ज़ाम आपको अलग से क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओनली 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क विल बी एडेड। आप एक ही तरह का बोनस मार्क आप ले सकते हैं,
या तो आप स्पोर्ट का ले सकते हैं, या तो एक सर्विसमैन का, या फिर किसी भी जितने भी कैटेगरी है किसी एक का ले सकते हैं। तो ज़्यादा अगर आप 2 कैटेगरी में आते हैं तो जिसमें ज़्यादा बोनस मिल रहा है आप वही अप्लाई करिए, वही बोनस मार्क के लिए करिए। अब उसके बाद 8th पास कैंडिडेट उनके लिए यही है 8वीं की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल का, ये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से जो है काउंटर साइंड हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हो गया, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ बता। एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वेबसाइट से होना चाहिए। फेक एडमिट कार्ड, नकली एडमिट कार्ड होगा तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही लेके जाएंगे आप, और ओवर राइटिंग ना हो, टेम्पर्ड ना हो, अल्ट्रेशन ना हो, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये देख लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हाँ, कैंडिडेट्स को जो है रैली में एडमिट कार्ड के साथ पेन और हैंडकरचीफ मतलब रुमाल लेके जाना है, ये तो कॉमन चीज़ें होंगी। यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग, आप कोई परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई भी दवा अगर आप खा के जाते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको बैन कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए आपको अग्निवीर में डिबायर कर दिया जाएगा। तो कोई दवा ववा खा के मत जाइएगा, जो रेस्ट्रिक्टेड दवा हो उसको मत खा के जाइएगा। अब टैटू का जो पॉलिसी है, टैटू देखिए, टैटू क्या होता है, टैटू के लिए छूट केवल उनको मिलती है जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। कुछ शेड्यूल ट्राइब्स ऐसे हैं इंडिया में जो टैटू उनके उसका कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो उनको छूट दिया गया है। जैसे सिखिज़म में पगड़ी और दाढ़ी और इन सब चीज़ों का कई चीज़ों के लिए छूट दी गई है, वैसे ट्राइब्स को टैटू के लिए छूट दी गई है। उसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिला है। और परमानेंट बॉडी टैटू अगर है किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट, धार्मिक चिन्ह कोई है परमानेंट बॉडी टैटू, वो केवल तभी अप्लाई होगा जब आपके शरीर के अंदरूनी भाग की तरफ हो, या फोर आर्म्स में हो, या फिर एल्बो ऑफ द रिस्ट, कलाई के एल्बो में हो, कलाई के एल्बो के अंदर हो, रिवर साइड ऑफ पाम, हथेली के रिवर साइड में हो आपके। ये सारी चीज़ें हैं। धार्मिक टैटू केवल छूट मिलेगी वो भी आपके चेहरे वगैरह पे ना हो, जो छिप जाएं कपड़ों पे पहनने पे, ऐसी जगह पे हो तो वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन केवल धार्मिक टैटू होगा तभी। मोबाइल फ़ोन परमिटेड नहीं है। ये सारी चीज़ें निगेटिव मार्किंग होगी। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। ठीक है, रिज़ल्ट जो है वो इसका रिटन एग्ज़ाम का वो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये स्कूल कुछ दिए हुए हैं लिस्ट में, स्टेट में कौन कौन से स्कूल हैं, कहाँ कहाँ पे ये सारी प्रक्रिया आपकी कराई जाएंगी, भर्ती प्रक्रिया और ये सारी चीज़ें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें अगर छूट गई हैं तो मैं इन एडिशन उसको आपको बता देता हूँ। पहले ये देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट का फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये यहाँ से मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन से, और साइबर कैफ़े वगैरह पे हर जगह मिल जाएगा। अब गेम्स और किस किस गेम को यहाँ पे, स्पोर्ट्स को किस गेम को यहाँ पे जगह दी गई है वो सारी लिस्ट मिलेगी। 33 गेम्स हैं उनका है। अब बॉडी टैटू का भी एक सर्टिफिकेशन होगा। टैटू आपको इसमें सर्टिफिकेशन में लिखना होगा कि यहाँ टैटू मेरे इस शरीर के इस स्थान पे है और मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ या फिर नहीं हूँ, किस टाइप का टैटू है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब सर्टिफिकेट परमानेंट बॉडी टैटू, ये ट्राइबल वालों का अलग है। अब ये भी आपका बॉडी टैटू है। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें इन एडिशन बता देते हैं। एक है कि 4 साल का जो पीरियड है, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो बीच में आप छोड़ नहीं सकते, बीच में जॉब को आप छोड़ के नहीं आ सकते अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल रीज़न हो तो भले आपको यहाँ पे मौका मिल जाए। और 30 दिन का जो यहाँ पे 1 साल में 30 दिन की लीव है वो आप ले सकते हैं अप्रूव करा के। उसके अलावा सिक लीव का भी प्रावधान है। अगर आप सिक लीव, कोई बीमारी हो जाती है इस दौरान, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा बनवा के आपको सिक लीव मिल सकता है। तो हमारे ख्याल से सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। इसमें क्या क्या कैसा कैसा है, एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एज कैलकुलेशन होगा 17.5 से 23 साल, वो 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे। मतलब 3 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का और रिलैक्सेशन आपको मिल गया। आज की डेट में जो सपोज डेट
23 साल 2-3 महीने का उनमें वो पड़ रहा है, तो वो 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे, तो उनको जो है बेनिफिट। या फिर जो आज 17.5 साल के नहीं हुए हैं जून में, अक्टूबर में हो जाएंगे या सितंबर में हो जाएंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ और अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो हम आपको अगले वीडियो में इसको पूरा हम आपको नोटिफाई कर देंगे, अगले वीडियो में आपको बता देंगे। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।